नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। और देखिए, अतीक अशरफ का जिस तरीके से कस्टडी में मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आज दोनों आरोपियों को, अतीक और अशरफ के दोनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। उस वक्त भी सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था, इतना चाक चौबंद था कि किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला गरमाया हुआ उत्तर प्रदेश की सियासत पर, विपक्ष भी जमकर हमलावर हो रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत। अशोक यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता, बहुत स्वागत। नवेश शिको हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ देर में। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा से। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, शुरुआत करते हैं ओपी सिंह जी आपसे। बहुत स्वागत है ओपी सिंह जी। सर, प्रयागराज पर देखिए सवाल उठ रहे हैं और इस पे चर्चा इसलिए भी चल रही है कि अभी भी कुछ कार्रवाई ऐसी होनी बाकी हैं जिनसे एक डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। स्वाति जी, आपने कहा कि विपक्ष जो है हमलावर है जी। मेरा मानना है विपक्ष हमलावर नहीं है जी। विपक्ष हमदर्द है। वो अतीक अशरफ और इस तरह के जितने भी प्रदेश के अपराधी हैं उनके ये हमदर्द है। इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये प्रदेश के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जहां तक इस घटना की बात है स्वाति जी, मैं इसका कतई समर्थन नहीं कर, और ऐसी घटना होनी भी नहीं चाहिए थी। पुलिस की इसमें कहीं न कहीं से चूक हुई है, इसे भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया गुंडा अपराधी था, जिसके ऊपर 102 से अधिक केस थे, जिसमें दुर्दांत केस, जैसे राजू पाल विधायक की जो है दौड़ा करके हत्या, उमेश पाल की जो है अपहरण, ये कब हुआ, किसके सरकार में हुआ? 2005 में किसकी सरकार थी? 2006 में किसकी सरकार थी? और दूसरी बात यह है कि सरकार विधिक कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश जो पहले गुंडों और माफियाओं का प्रदेश जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश जाना जा रहा है। देखिए स्वाति जी, बड़ी एक आश्चर्यजनक चीजें हैं कि विपक्ष की कितनी बड़ी तुष्टीकरण की नीति है, कितनी बड़ी हमदर्दी है कि आप देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अतीक जी के साथ जो हुआ वो तो अतीक जी क्या हो गए? महान पुरुष। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। मतलब जिस फूलपुर सीट से इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जीते, वहां के सांसद थे, लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? गुंडा अपराधी, दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद उसका नेतृत्व कर रहा। आज महाराष्ट्र में बीड़ी एक क्षेत्र है, उसमें यह दिखाया गया है कि अतीक और अशरफ बहुत बड़े शहीद का दर्जा इनको दिया जाए। जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। मतलब ठीक है, एक अपराधी मारा गया, मैंने पहले ही कहा, इस पर कोई डिबेट नहीं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद जिस प्रकार से असाध पैदा करने का प्रयास किया गया और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रात भर जाग करके हर 2 घंटे पर रिपोर्ट लिया, उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था बहाल है। रही बात जो ये घटना घटी है, कोई बचेगा नहीं। तो ये माना जाए ओपी सिंह जी की उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर टूट गई है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी बचती बचाती घूम रही है इधर उधर, उस पर शिकंजा कोई नहीं जी। कभी भी आपका ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है जी। स्वाति जी, आपके चैनल का कभी भी ब्रेकिंग न्यूज, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अरे भाई ये बताइए, 7 में 4 तो इनकाउंटर में मारे गए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, और आज क्या ताजा खबर है कि अतीक का जो सबसे बड़ा राइट हैंड शूटर था, जो आ रहा था, आसिफ कालिया, वो गिरफ्तार हो चुका है। सारे बड़े बड़े माफिया अपराधी जिनका 61 की सूची उत्तर प्रदेश की जारी की गई है, आज कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारे साथ जिन अपराधियों के साथ विधिक कार्रवाई होती थी, उत्तर प्रदेश
जिन लोगों से डरता था, जो संकट पैदा करते थे, आज उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने संकट पैदा कर दिया। हमारी सरकार में एक जनपद एक उत्पाद, पिछली सरकारों में एक जनपद एक माफिया। क्या यह प्रदेश भूल चुका है? प्रयागराज किसके नाम से जाना जाता था? आजमगढ़ किसके नाम से जाना जाता था? मऊ किसके नाम से जाना जाता था? और बड़ी बात तो यह है कि जांच का विषय है कि इनकी कौन सी फैक्ट्री चलती थी। अब तक 12 अरब की संपत्ति बरामद हो चुकी। 12 अरब, ये बहुत बड़ी बात है स्वाति जी। ये कोई जवाब देगा? किन सरकारों में लूटा? और दूसरी बात यह है कि ये प्रदेश की जनता क्या बताने की जरूरत है? जितने गुंडे, माफिया, अपराधी, जिनका जो उचित स्थान होना चाहिए आज उचित स्थान पर है, जिनको जेल में जाना चाहिए जेल में है, जिनको प्रदेश के बाहर जाना चाहिए प्रदेश के बाहर है, और जो नहीं माने, जिनको ऊपर जाना चाहिए ऊपर जा चुके। ये जा चुके, इसमें कोई गुरेज नहीं। अगर आप पुलिस विधिक कार्रवाई में खलल करेंगे, इनकाउंटर करेंगे, आप विदेशी असलहों से पुलिस पर हमला करेंगे, तो वो बात दिन गुजर गए जब 2 पुलिस वालों को दौड़ा के मार दिया, राजू पाल के उनके जो संरक्षकों को मार दिया। ठीक है सर, मैं आपके पास नहीं चलेगा। अभी वापस लौटूंगी, जाहिर सी बात है इस पर देखिए और सवाल उठेंगे और आप बेहतर तरीके से इसका जवाब देंगे ओपी राजभर जी प्रवक्ता के तौर पर। अब मैं अशोक यादव के पास जाऊंगी। अशोक यादव जी, जरा ये बताइए कि भाई अपराधियों के साथ सिंपैथी कैसी होनी चाहिए? अपराधियों के साथ सिंपैथी स्वाति जी, समाजवादी पार्टी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता का कोई ऐसा बयान अगर कहीं से आया हो कि वो नहीं सर, किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन एक सवाल है कि अपराधियों के साथ क्या ऐसी सिंपैथी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्वाति जी। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वही मुख्यमंत्री जी जब अपने स्वजातीय माफियाओं को संरक्षण दे करके बाकी माफियाओं को के ऊपर सिर्फ इसलिए हमलावर होते हैं क्योंकि उनका एजेंडा, जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, उससे पूरा होता है, इसलिए सिर्फ 2 माफियाओं को टारगेट करने का काम किया, तो बाकी माफियाओं को सरकार संरक्षण देने का काम करती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने लिस्ट जारी किया था कि जिसमें ब्रजेश सिंह से लेकर विनीत सिंह, धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण सिंह, तमाम ऐसे माफिया हैं लिस्ट जिस पर समाजवादी पार्टी बार-बार कहती थी डिबेट्स में, समाजवादी पार्टी कहती थी कि कम से कम सरकार वो लिस्ट जारी करे माफियाओं की। अब तो सरकार जारी करने जा रही है और उस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, उस पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल कर चुकी है। मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, कर चुकी है। ठीक है, ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं वो कर चुकी है, सरकार कर चुकी है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या पहला रिएक्शन होगा? स्वाति जी देखिए, हमारी पार्टी का जो मानना था सिर्फ लिस्ट जारी करने की बात नहीं थी। लिस्ट जारी करके जिस तरह से इन 2 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से उस जो जिसकी बात हो रही, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिल रही है? विनीत सिंह जैसा माफिया मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के क्या करता हुआ नजर आता है, समाज में क्या मैसेज जाएगा? आप ये बताइए, ये जो प्रयागराज में उस दिन घटना हुई, क्या ये संविधान की हत्या नहीं थी? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? क्या यह पुलिस में जनता के विश्वास की हत्या नहीं थी? ये सब घटनाएं जो हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश को तालिबान की तरह नहीं ले जा रही हैं? क्या तालिबान में जिस तरह से किसी भी अपराधी को पत्थरों से मार के मार दिया जाता है, उसका सर कलम कर दिया जाता है, क्या मुख्य अखिलेश यादव अशोक जी सवाल उठाते हैं कि विशेष जाति के एनकाउंटर हो रहे हैं, आखिरकार कब तक ऐसे मामलों को आप लोग धर्म के आईने से देखते रहेंगे? धर्म के आईने से इन चीजों को देखते रहेंगे? अपराधी तो जनाब अपराधी होता है। स्वाति जी, ये तब तक देखिए स्वाति जी, अगर जो माफियाओं की लिस्ट अखिलेश जी जारी किए थे, उन माफियाओं में से एक भी माफिया के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी किए होते तो किसी का कोई आदमी इस पे, कोई भी संस्था इस पे सवाल नहीं उठाती। लेकिन जब एकदम सीना तान के, सीना चौड़ा करके अगर इस तरह से सरकार अगर खास जात के माफियाओं को, स्वजाति माफियाओं को संरक्षण देगी तो पूरी जनता इस पे सवाल उठाएगी। और हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की कमियों को जनता के बीच जाहिर करने का। अब तो समाजवादी पार्टी खुश होगी, 61 माफियाओं की जो लिस्ट है वो योगी सरकार ने जारी कर दी और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी उन माफियाओं पर भी।
स्वाति जी, जो उत्तर प्रदेश में आप जो भी कार्रवाई देख रही हैं, चाहे अतीक अहमद के खिलाफ हो, चाहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो, ये 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम के ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। शिशिर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना कारित हुई, अशरफ और अतीक को मारा गया, उसके बाद जो हमलावर थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जस्टिफाई क्या करता है? देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद हो चाहे अशरफ हो, उनको प्रदेश की जनता ने, वहाँ के ज़िले की जो जनता थी, उन्होंने चुन करके उनको 5 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ की जनता को क्या दिया? किसी की चमड़ी उधेड़ ली। राजू पाल जो वहाँ विधायक थे, उनको इतनी गोली मारने के बाद भी जब वो अस्पताल गए, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी पे भी गोली मारी कि वो एक दहशत बनाने के लिए कि शहर में उनकी दहशत रहे। किसी की चमड़ी उधेड़ ली। एक मॉडर्न परिवार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमसे 5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है बिल्डर से। उसके बाद एक परिवार कह रहा था, वो भी मॉडर्न थे, वो कह रहे थे कि हमारी ज़मीन जबरन कब्जा करके उस पर बुलडोजर चला दिया, खुद ही बुलडोजर चला देते अतीक अहमद। तो इनके जैसे अपराधियों पर जो अब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था? उनके मतलब समझिए, उनको तो छोड़िए, उनके पालतू पशु के साथ भी फोटो खिंचाने के लिए मजबूर थे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। जो हालात थे, हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने दौलत बना ली, और उसके बाद देखिए क्या दशा उन्होंने बनाई कि हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा करने के बाद दहशत का ये आलम था कि वो मुख्यमंत्री तक बनने का ख्वाब देख रहे थे। मैंने आज भी एक पत्र लिखा है, मैंने आज लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने कहा, जो एक परंपरा रही है कि जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी मृत्यु पे जो श्रद्धांजलि रखी जाती है, सभा रखी जाती है, वो इनके मरने पे ना रखी जाए, क्योंकि ये सजा याफ्ता थे, अपराधी है। 100 मुकदमे, 50 मुकदमे, 60 मुकदमे। तो ऐसे अपराधियों के लिए अगर सदन के अंदर श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी, तो इसका क्या मैसेज जाएगा? आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताएंगे कि ये समाज के नायक थे या खलनायक थे? तो विपक्ष की जो दल है, उनके रहते हुए जब ये पाले पोसे गए और जिस तरीके से इनकी हालत ये हो गई, बताइए, थानों में ताला लगवा दिया जाता था इन लोग की सरकारों में। इनके द्वारा डीएम को डांटा गया, डीएम की हैसियत नहीं बोल पाई। और तो और छोड़िए, इस हालात में अभी कस्टडी में उन्होंने एसटीएफ के अधिकारियों से क्या कहा अशरफ ने कि आपके पास कितने हथियार है? ये मीडिया में खबरों में मैंने देखा कि अशरफ ने धमकी खुली एसटीएफ के अधिकारियों को दी कि तुम्हारे पास कितने हथियार है, मैं निपटूंगा, रुक जाओ छूटने के बाद। अतीक अहमद क्या बोल रहे थे? और अभी देखिए अतीक अहमद और उनके मरने के बाद वहाँ की जनता, जो युवा लड़के थे, वो क्या कह रहे थे? लेकिन अभी सरकार योगी जी की जाएगी। क्या तंत्र की नाकामी नहीं मानेंगे सर? अभी जो हुआ वो भी तो ठीक नहीं था। अपराधी को पहले कोर्ट ले जाते, वहां पर उसे दोषित करते, तब सजा होती। नहीं, देखिए इसमें उसके भी तो कुछ मानवाधिकार होते हैं। देखिए मानवाधिकार उनके लिए होता है क्या? किसी आदमी की चमड़ी उधेड़वा लेना, अगर जरा सी उंगली जल जाती, कट जाती, कितनी तकलीफ होती है, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। एक व्यापारी बेचारा साहू, वो जा रहा था, उसकी गाड़ी ओवरटेक हो गई, उसमें उसने माफी मांगी, बाकायदा उस जगह मांगी। उसके बाद अगले दिन अतीक जी के घर पे गया वो, और वहां जाके उस पर माफी मांगी। उसके बावजूद अगले दिन इन लोग ने उसकी सरेआम हत्या करा दी। बताइए, क्या जो पाल परिवार है उसके लिए मानवाधिकार आयोग नहीं है क्या? उसके लिए कोई नहीं सोचेगा? उसके बच्चे अनाथ हुए। आज ये एक आपको याद समझना पड़ेगा कि समाज के लिए एक मैसेज है ये पूरा मामला, कि आप जितने भी ताकतवर बन जाइए, जितना बन जाइए, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो सबसे बड़ा गुनाह हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुन लीजिए स्वाति जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, सबसे बड़ा आपका गुनाह स्वर्ग और नरक यहीं पर है। एक जवान पुत्र की डेड बॉडी को कहीं बुजुर्ग कंधा जब देता है ना, तो उसके लिए कितने बड़ा कष्टकारी होता है। आज अतीक को तो ये भी नसीब नहीं हुआ कि पुत्र का चेहरा देख पाए, और उनकी पत्नी अपने पति को नहीं देख पाई, अपने देवर को नहीं देखे। इससे बड़ा एक एग्जाम्पल सिकंदर महान ने क्या कहा था कि मैं जा रहा हूं, मेरी लाश के हाथ खोल देना, दुनिया देखे, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। ये दूसरा मैसेज है वर्तमान आज की स्थिति में। तो ये विपक्ष के नेता जो आज हल्ला मचा रहे, उनका
इन माफियाओं के प्रति प्रेम देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए निर्भय सिंह गुर्जर जैसे माफिया ने, डकैत ने क्या कहा था? हाँ। हमारे मित्र हैं, आपको याद होगा। तो ये जो माफिया और अपराधियों से जो इनका गठजोड़ था, प्रेम था, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन और सरकार की नाकामी रही है, इसको भी हम लोग स्वीकार करेंगे कि जो उसकी कस्टडी में हमारे साथ नवेश शिको जी भी जुड़ चुके हैं और विकास श्रीवास्तव जी। पहले विकास श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मामले पर। देखिए लगातार सियासत भी इस पर खूब हो रही है, आपका क्या तर्क है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार डिबेट हो रही है, पूरे देश में एक विषय उठा है। योगी जी का वो कथन तो पूरी तरीके से असत्य साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अमित शाह और मोदी जी का भी वो कथन पूरी तरह असत्य साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश समेत देश में लॉ एंड ऑर्डर है। गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद न्यायालय की लड़ाई के बाद तय हो पाया कि उसको अपराधी माना कोर्ट ने और उस पर आज मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। कितने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पटाक्षेप करती रही। कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, तीन स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सबने यहाँ आकर जब सरकार से मांग किया तो सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे सभी नेताओं को डिटेन कर लिया, बंद कर लिया। 4-5 दिन तक एपिसोड चलता रहा। अजय मिश्रा टैनी के बेटे के ऊपर कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्री जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, इसलिए उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कौन सी जाति होती है, कौन सी धर्म होती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बताएं कि आतंकी और अपराधी की जाति धर्म क्या होता है। उसका काम होता है केवल समाज में नफरत पैदा करना। जो राजनीतिक दल समाज में, वो भी बता दीजिएगा, देखिए रह के बोलिए अपने अपने बारी में, जो राजनीतिक दल समाज में भारत के संविधान को नहीं मानता है, उसके नियमावली को नहीं मानता है, एफआईआर दर्ज कराने के बाद चार्जशीट आती है, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा लड़ा जाता है, ट्रायल होता है, ट्रायल में अपराध दोष सिद्ध होता है, इसके बाद व्यक्ति के पास सुविधाएं होती हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसके बाद भी अगर आपने 10,933 से ऊपर एनकाउंटर किया है 2017 से, 181 लोगों को आपने गोली जान से मारा है, और इस मामले में आपने कहा कि दूरबीन से नहीं दिखाई पड़ा। अमित शाह आप कह रहे थे कि बगल में अजय मिश्रा टैनी आप खड़े थे, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी। और जो अभी हमारे साथी बता रहे थे, मृत्यु किसी के घर भी हो, किसी के भी परिवार में होगा, उसका भयावह स्वरूप दिखाई पड़ता है। और यह बताता है कि सिकंदर की तरह अहंकार से आप नहीं जी सकते हैं, और यह अहंकार के खिलाफ दर्द झलक रहा आपका। देखिए, दर्द तो आपका झलक रहा है किस तरीके से आप नगर निगम का चुनाव जीते। आपको लगातार केवल वोट की राजनीति याद है, नहीं याद है? हाँ, उस आपके पास आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाला दर्द भी इस देश ने देखा। और आप तो अभी रो रहे हैं अतीक अहमद के लिए। जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमे उसके पर दर्ज थे, सजा याफ्ता अपराधी, उसको कोर्ट ने अपराधी घोषित किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आपकी अध्यक्षा जी घोषित अध्यक्ष ओपीजीपी कुछ कहना चाह रहे हैं। 15 सेकंड और उसके बाद में नवेश जी 1 बाय 1 करके बोलिए। ओपीजी अगर आप आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, गोली का जवाब गोली बताते हैं, गोली का जवाब गोली, भारत के संविधान कानून को कुंद करने का काम करते हैं, यही सवाल मैं उनसे पूछ लेगा। और आप क्या गोली का जवाब गोली होगा? चश्मे से देख करके भारत के संविधान को नहीं मिटा सकते हैं। आप लगातार कम से कम अदालत की दहलीज तक तो पहुंचना चाहिए था। आप एक नायक की तरह दिखा रहे हैं, भारत के संविधान की हत्या करके नायक की तरह दिखाना, यह सबसे कुत्सित चक्र है। भारत के संविधान को बाबा साहब दिए गए ताकत को आप नष्ट कर रहे हैं। आप केवल धर्म जात के नाम पर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। इमरजेंसी किसने लगाई थी? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई थी? उसका खामियाजा भी भुगता गया है और आप भी भुगतेंगे। ये भारत का संविधान की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जिसने भी भारत का संविधान का मौका उड़ाया है
उसको दबिश होना पड़ेगा, चाहे वो धर्म जाति के नाम पर वोट लेने की राजनीति हो, धर्म जाति के नाम पर देश में नफरत पैदा करने वाले लोग, जिन्होंने भी नफरत पैदा करके वोट की राजनीति किया है, उनका अंत, उन देशों का अंत देख लीजिए क्या हुआ है। जिन देशों ने आगे और भी राउंड है, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, वो देश धर्म के नाम पर मिलेगा आपको आगे बोलने का। आप पाकिस्तान और सीरिया की तरफ, तुर्किस्तान की तरफ भारत को ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान जो है आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। आप वोट की राजनीति करके नगर निकाय का चुनाव जीत सकते हैं, कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, भारत के संविधान को कमजोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके दिए हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। सही कहा था, नहीं कहा था, दलितों का, अल्पसंख्यकों का आप शोषण करेंगे। ये देखिए, राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये सब लोगों को वोट देने का अधिकार है। 80% हिंदुस्तानियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं आप। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये करने का काम किया है। अरे विकास जी कुछ देर शांत हो जाइए। राजनीति का अखाड़ा नहीं है, शांति बातों को कहिए। आप बातों की लड़ाई है, ओपी जी कह रहे हैं, ये राजनीति उसके बाद नवीन जी का, ठीक है। आप भारत के हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, भाजपा और आरएसएस पर सीधा आरोप कांग्रेस लगाती है। ठीक है, आपने आरोप लगा दिए, कम से कम उनका जवाब तो सुन लीजिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए सर। कांग्रेस उनका जवाब तो सुन लीजिए, वही पाप भुगत रही है ये कांग्रेस। इन्होंने एफिडेविट दिया था राम जन्मभूमि, और आपकी सरकार ने अभी तक एफिडेविट दिया है कि राम सेतु का मोदी सरकार ने ललकारा है, भुगत रही है उस चीज का। मोदी सरकार ने भी एफिडेविट दिया है और राम सेतु को नकारा है। हिंदुत्व राम को कहते हैं कि आप लाए, हजारों सहस्त्र शताब्दी का राम आप लेकर आए हैं। आप स्थापित करेंगे भगवान राम को, हिंदुओं का जनमानस भारत भूमि में रहने वाला। अरे आपने आरोप लगा दिया, कम से कम जवाब तो आ जाने दीजिए सर। कौन राम के खिलाफ है? आप राम के खिलाफ है। विकास जी आपका फेडर ऑफ है, आपका फेडर ऑफ करते हैं। ओपी जी बोलिए। विकास जी इतना नाराज मत होइए, आप हमें मालूम है कि आपको बहुत दर्द है। मैं केवल मत करिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हृदय को मानते हैं। 2008 में आपकी सरकार ने लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर बहुमत का मामला चल रहा, आपने अतीक और सवाल भी है मेरे पास जिनके जवाब आने चाहिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। 20 सेकंड आपके पास जी। 2008 में अतीक अहमद को जेल से निकाल करके आपने बहुमत हासिल किया था, ये याद कर लिए 2008 में। जब शर्म करिए, एक पत्रकार रहे हैं आप यहाँ पर एक अपराधी को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक अपराधी को नायक के रूप में दिखा रहे हैं, एक समाज के लिए रिप्रेजेंटेटिव बताने का प्रयास कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। आपके खिलाफ तो मुकदमा लिखना चाहिए। ठीक है, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े बहुत देर से, आरोप लगाते हैं। नवीन जी के पास में जाऊंगी, नवीन जी के पास आप राजनीतिक काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अक्षमता दिखाई पड़ी, आपका नकारापन दिखाई पड़ा है, ठीक है, आपका फेलियर दिखाई पड़ा है। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज विकास जी थोड़ी देर शांत हो जाइए। विकास जी ठीक है, नवीन जी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार इस पर सियासत हो रही है और योगी साफ कर देते हैं कि माफियाओं को डरा धमका नहीं माफिया अब सकते। उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे 61 माफियाओं की लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी है। माफिया डर गए उत्तर प्रदेश में, ये माना जाए, कमर टूट गई है। जी ये बात सही है कि योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से अतीक के खिलाफ सज़ा हुई थी, वहाँ तक का सफ़र सरकार का एक सराहनीय कदम था, क्योंकि वो अतीक अहमद जो 30-40 साल तक अपराध करता रहा, राजनीतिक संरक्षण में उसके खिलाफ, उसकी दबंगई के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे पाया। योगी सरकार ने उसके खिलाफ गवाही दी गई और उसको सज़ा मिली। यहाँ तक तो सराहनीय है। जितनी भी कार्रवाई हो रही है माफियाओं गुंडों के खिलाफ, पूरा प्रदेश, विपक्ष, पक्ष, पत्रकार, आम इंसान सब योगी सरकार की सराहना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक मुख्तार हो या अतीक हो, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी या कार्रवाई हो रही है या मुख्तार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है, स्वागत योग्य है। लेकिन
इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अतीक अहमद का साथ देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। वो कौन लोग साथ दे रहे थे? वो 3 लड़के जो शूटर के तौर पर आए, विदेशी पिस्टल लेकर आए, अभ्यस्त थे पूरे तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने कानून को चुनौती दी, जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार के इरादों वादों को चुनौती दी, जो दावे थे योगी सरकार की, और जो दावे सही भी किसी हद तक है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं माफियाओं के खिलाफ, उसको चुनौती दी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी। और जिसने श्री रामचंद्र जी, जिनका सम्मान पूरी दुनिया में है, जो उनको भगवान, उनको बदनाम किया। मेरा सीधा सवाल यही है, हाँ। और सवाल आम जन के लोगों में भी यही सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता में। देखिए, जो 3 लोग कस्टडी पर थे, मजिस्ट्रेट के रिमांड पे वो लोग लाए गए थे न्यायालय, उनको पेश भी किया जाना था, पुलिस की पूछताछ में वो लोग थे। अगर उन पर हमला हो जाता है, सब कुछ इतना मॉनिटरिंग पर चीजें थी, अगर उन पर हमला हो जाता है तो आम जन अपने आप को कैसे उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल बिल्कुल, आम जन जिस तरीके से अपने को योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करता है, इस तरह की घटना के बाद वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। आप आम जन की बात छोड़ दीजिए, माननीय जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी डर रहे होंगे, क्योंकि ये जंगल राज का एक सीन था। मैं फिर यही कह रहा हूं कि योगी सरकार की सख्त कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे होते थे वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये घटना वाकई शर्मसार करने वाली है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि इस घटना से मुझे लगता है कि योगी गैंग का साथ दिया गया, वो सफेदपोश जिनके नाम सामने आने वाले थे, अतीक अहमद जो नाम उगल रहा था, जिस तरह से उससे पूछताछ हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा दिया गया, और उसमें लापरवाही हमारी पुलिस की थी, हमारी व्यवस्था की थी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल मैं आपके चैनल पर ब्रजेश जी की डिबेट देख रहा था, उसमें दीपक शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन बात कही, दिलो दिमाग पे वो बैठ गई कि सब स्वागत कर रहे हैं अतीक के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन कानून के दायरे में रहकर उसको सजा मिलती, बहुत अच्छी बात थी। इस वक्त लोगों को इंतजार है योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जिस सख्ती से कार्रवाई हुई है, अन्य जो लिस्ट में और भी नाम है, अगर वो उससे जरा सी 19 भी कार्रवाई करते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। और अगर ऐसी ही सख्त कार्रवाई अन्य अपराधियों पे, अन्य मान्यों पे करते हैं तो योगी जी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, योगी जी का सम्मान बढ़ जाएगा, योगी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। वोटिंग सिस्टम तो अभी भी उसके पीछे लगा होगा, जो उसको सरेंडर करने से रोक रहा होगा, ये भी तो आप मानते होंगे ना? क्यों नहीं रोक रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब दुनिया जानती है कि इस तरह के जो माफिया होते हैं, इनका बड़ा नेक्सस होता है, और जो ये अपराध करते हैं, इनका साथ देने वाले सफेद पोश माफिया होते हैं। वो सफेद, एक चीज मैं कह दूं, सफेद पोश जो भी माफिया होता है, वो किसी दल से नहीं होता है, वो किसी मजहब और जाति का नहीं होता है, वो सत्ता के पास जाता है, और सत्ता से कनेक्शन होता है। कई सफेद पोश ऐसे हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं। और शिशिर जी, तीनों से एक टिप्पणी चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ओपी सिंह जी, एक टिप्पणी सर 10 सेकंड में। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे जो सपा और कांग्रेस के साथी कह रहे थे, एक सवाल आता है जब डिबेट पर बैठता हूँ, साहब 183 दुर्दांत अपराधी मारे गए, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बहुत हुई। जो मुस्लिम प्रेमी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 183 में 37% जो अपराधी और गुंडे मारे गए वो मुसलमान है, 63% जो हिंदू। नंबर 2, जो अतीक के मामले में जो एक अभी जो जांच हुई है, उसमें पता चला है, यह बात उभर करके आ रही है कि अतीक ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो है मुसलमानों के। कानून की बात हो रही है, दावे सिको साहब कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब बेल के लिए अप्लाई किया था 2012 में अतीक अहमद ने, तो 12 जजों ने किनारा कस लिया था कि मैं जमानत की अर्जी नहीं देखूंगा। ग्रामीण जज ने इनको बेल दिया था। ये अतीक अहमद है जिन्होंने डिप्टी एसपी को बोनट पर बांध करके पूरा घुमाया था, जिन्होंने इनके गैंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। शिशिर जी, आप सवाल ठीक है सर। ओपी जी, मैं आपके पास, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी होती है। ममता, महबूबा मुफ्ती, ठीक है, नीतीश कुमार, राशिद अलवी, तेजस्वी यादव, देखिए, जिस तरह से हरियाली आंसू बहा रहे हैं में और आज की चर्चा में भी बार बार एक बात आई, और सबसे बड़ा तो इन अपराधियों का जो है साथ देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे बड़ी अपराधियों की पोषक रही है।
देखिए ये सपा तो बाद में हुई है, बसपा तो बाद में। विकास जी जवाब सपा देंगे। मतलब एक मिनट जवाब दे दीजिए। शिशिर जी बोलिए जल्दी से सर, 10 एक सेकंड। पंजाब जेल में सबकी 2 बात आनी साल तक चाहिए, इनको जो है सबकी बात आनी मलाई चाहिए। खिलाया, अब उसकी FIR होने जा रही देखिए है। एक बात हर डिबेट में आ रही है और यहाँ पे भी आई कि जहां तक अतीक जी को सजा हुई वहां तक का सरकार का मामला अच्छा था, बेहतर था, लेकिन जो कस्टडी में डेथ हुई, आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है। इस देश के 3 प्रधानमंत्री सुरक्षा के मामले में यहाँ पर मार दिए गए, सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मार दिए गए। ये तो एक अपराधी थे, इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। विपक्ष के लोगों का नाम ना खुल जाए, हो सकता है विपक्ष का हाथ हो सकता है पाकिस्तान के लोगों का नाम वो लिया जा रहा था, वहां के आतंकवादी संगठनों होता है। कोई मूर्खी ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी सरकार को कलंकित कराने के लिए ऐसा कांड करेगा। ये आप निश्चित समझ लीजिए, जब ये जांच खुलेगा, पर्दाफाश होगा, कोई ना कोई विपक्ष के लोगों का नाम इस पर सामने आएगा। अशोक यादव जी, विपक्ष पर सीधा सवाल उठ रहा है, योगी जी, विपक्ष का भी कोई व्यक्ति इसके पीछे हो सकता है। जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से। अशोक जी जल्दी से। एक मंत्री का नाम भी अतीक ने लिया था, हो सकता है उनका भी नाम हो, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, बिल्कुल। जब तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ दो एजेंडा रहता है, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहला एजेंडा पाकिस्तान, दूसरा एजेंडा मुसलमान। आप अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगी तो किस तरह से पुलवामा की घटना को मोदी जी भुना करके और उसमें उसी के नाम, घटना के नाम पे ही उन्होंने वोट मांगकर अपनी सरकार बनाई। आप देखेंगे जैसे 2000 आप लोग को प्रूफ चाहिए था पुलवामा का। सेना बलात्कारी समाजवादियों ने कहा था, याद होगा, इस तरह के सेना बलात्कारी। अभी उस पर चर्चा ताकि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किया जा सके, प्रदेश को हिंदू मुस्लिम के दंगों की आग में झोंका जा सके। इसका जीता जागता उदाहरण है कर्नाटक में, जहां विकास जी 10 सेकंड आपके पास। ठीक है विकास जी, पहले विकास जी जल्दी से। ठीक है सर, विकास जी स्पीचेज जिनके आते हैं, एक टिप्पणी आपसे। स्पीचेज पे माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इनको इम्पोर्टेंट और पावरलेस कहती है, तब भी इनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि इनका एजेंडा एक है, चुनाव जीतना, चाहे देश रहे या देश हार में जाए, चाहे दंगे की आग में जाए। विकास जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में संसद पे हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी शासन में रहती है तो आप देखते हो कारगिल होता है, भारतीय जनता पार्टी रहती है तो पुलवामा होता है, भारतीय जनता पार्टी रहती है तो कंधार कांड होता है, भारत के गृह मंत्री और सेना जिसमें प्रधानमंत्री आतंकवादियों को जाके कंधार में छोड़ने जाते। तो देश की क्या सुरक्षा कराओगे विकास श्रीवास्तव? अपने प्रधानमंत्री को तो बचा नहीं पाए, सच्चाई को आवाज बचा के दबाना बचा नहीं पाए। तथ्य रख दिया, 2 साल मुख्तार अंसारी मिर्ची लग गई आपको। अगर आपके अंदर साहस है, अगर आप असली पत्रकार रहे, अगर आपको समाज के जिम्मेदार नागरिक है तो धैर्य से सुनिए, अधिकारियों के सच्चाई बताइए। कारगिल, पुलवामा, संसद पे हमला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पुलवामा में अक्षरधाम पे हमला आपके भाजपा के शासनकाल में, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और भारतीय जनता पार्टी जब देखती है कि उसके पास जवाबदेही जनता मांगती है, उससे माफी मांगना चाहिए। अपने किए हुए वादों से अगर वो नाकाम हो जाती है, लगातार इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं लोगों से, तो देखिए एक दूसरे पर सियासत करते हुए लोग आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं एक दूसरे पर कि आपके राज्य में जनाब क्या हुआ, हमारे राज्य में क्या हुआ, ये कितना सार्थक है? देखिए, अतीक अहमद पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। 2017 से लेकर के 2022 आ गया, इन 5 साल में अतीक अहमद का साम्राज्य फलता फूलता रहा। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, ये सारे अवैध निर्माण, अकूत संपदा योगी आदित्यनाथ नहीं छीन पाए। अब 2022 का चुनाव भी हो गया, 22 का चुनाव में सारी, अब 23 के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में अतीक अहमद और इतना जबरदस्त नफरत का खेल खेला, भारत के संविधान की हत्या कर दिया, भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दिया, भारत के संविधान में जो लोगों का विश्वास है उसकी हत्या कर दिया। ये केवल अतीक अहमद की हत्या नहीं है, ये भारत के संविधान में जो लोगों का विश्वास की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा इसी पर हो रही है, किसको नफा किसको नुकसान। ठीक है विकास जी, आपके 10 सेकंड पूरे हो गए सर, कैसे सभी को बोलने दीजिए ना, भारत का सभी को बोलने दीजिए। बंद कर रहे हैं जबकि आपकी सरकार, विकास ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। विकास अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। छोड़ने गए
आप कैसे और लोग भी मेरे साथ इस डिबेट में हैं, और लोगों के वक्तव्यों को भी तो सामने आने दीजिए ना कम से कम। की बात कर सकते हैं। आपने कारगिल करवाया, आपने आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, आपने समझौता एक्सप्रेस में बम फटवाया, आपके शासनकाल में सब कुछ हुआ। आपने क्या किया? आपके भाई मानसिक संतुलन देश ने देखा है। खो चुके आप हैं। लगातार असफल रहे हैं और आप केवल धर्म जात के नाम पर सुन तो लिया करिए विकास जी। इसके अलावा आपको कोई विकास शासन चलाना नहीं आता। विकास श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव जी, मैं आपको रोक रही हूँ ना। आप तो एक बार शुरू हो जाते हैं फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेते। अरे इतना और लोगों के इतिहास वक्तव्य सामने आने चाहिए, और लोगों के वक्तव्य को भी तो सामने आने दीजिए। चला सकती है। नवेद जी जी मैं एक बात बहुत अहम कहना चाह रहा हूं स्वाति जी, मुझे 1 मिनट 2 मिनट दीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह हाथ जोड़कर करता हूं कि जिस तरीके से अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से अतीक मारा गया, उस मामले को लेकर मुसलमानों को नहीं जोड़े। मैं एक आम नागरिक, एक मुस्लिम समुदाय से होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते ये मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में इस बात की खुशी है कि जो मुस्लिम इस तरह के माफिया हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज के साथ एहसान कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समाज में इस तरह का कोई शक्तियां उभरती हैं, आतंकी शक्तियां हो या माफिया हो, तो वो समाज जो है बर्बाद हो जाता है। तो पहली चीज तो ये कि आतंक के खिलाफ और अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसे हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जाए। दूसरी बात ये वो अतीक अहमद है जिसके बारे में बता दीजिए उसका 30-35 साल के पूरा इतिहास जो था उसने किस मुसलमान के साथ, किस मुस्लिम समाज के साथ क्या किया। मैं 3 चीजें बताता हूं। अतीक अहमद वो है, मुझे 15 सेकंड दे दिया। अतीक अहमद वो है जिनके साथ में कानूनी लड़ाई के नाते पार्टी लड़ते थे। अतीक अहमद वो है जिसके आज अपना दल जो आज भाजपा का सहयोगी है उसने टिकट दिया था। अतीक अहमद वो थे जिसे मुलायम सिंह जी ने कई बार टिकट दिया था। वही मुलायम सिंह जिसको भाजपा सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया। इस अतीक अहमद से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अतीक जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, मुस्लिम समाज मिठाइयां बांटता है और खुश होता है कि हमारे समाज का कलंक छट रहा है। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी। देखिए नावेद जी जो ये आखिरी लाइन बोल गए वो गड़बड़ बोल गए कि मुस्लिम समाज मिठाई बांटता है। हमको तो कहीं नहीं दिखा मिठाई बांटते हुए, लेकिन आपने कहा है फिर भी हम स्वागत करेंगे। सच्चाई यही है कि अतीक अहमद जैसे लोग वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो किसी के नहीं, उनको प्रॉपर्टी संपत्ति और बनवाना है। मरते मरते उनके साथ जो सब मर रहे हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। मुसलमान भी प्रताड़ित थे, हिंदू भी प्रताड़ित, लेकिन जालिमता की इतनी हद कि चमड़ी तक उधड़वा ले और गाड़ी केवल ओवरटेक हो जाए तो माफी मांगने, 2 बार माफी मांगने के बाद भी उसकी सरेआम हत्या हो जाए। डीएम को डांट रहे, थाने में खड़े होकर इंस्पेक्टर के सामने थाने में ताला ये लोग लगवा देते थे। ऐसे जघन्य अपराधी पे विपक्ष के जो आंसू हैं, ये मतलब जनता देख रही है। आज मेरा अपना तजुर्बा सोचता ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये अपने गुणों की बजाय इनके ऐसे पापों की वजह से वह विद्वान है, क्योंकि ये ऐसे ही एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण में बोलते रहेंगे और एक वर्ग विशेष उधर इकट्ठा होकर सीधे सीधे उधर चला जाता है। तो कभी राम का विरोध करेंगे, कभी रामचरितमानस का विरोध करेंगे, ये लगातार हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे बल्क वोट इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है और सरकार स्थापित होती है। वक्त सर हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में सबकी बात सामने आ जाए ये हम जरूर चाहेंगे। ओपी सिंह जी, देखिए सवाल बहुत बड़ा है और जरूरी है। स्वाभाविक इसलिए है कि हर अपराधी को अदालत में पक्ष रखने का अधिकार होता है, उसे वहीं पर दोषी ठहराया जाता है। देखिए सवाल ये लगातार उठ रहे हैं, अगर ऐसी स्थितियां होती तो जयंत चौधरी जी ने भी सवाल उठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपातकाल की स्थिति है, सरकार माना कि बहुत गंभीर है, लेकिन आगे क्या गारंटी है कि इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी? कैसे हम लोग अपने आप को महफूज मानेंगे? स्वाति जी, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसके मुकाबले विदेश के 4-5 देशों की भी आबादी कम पड़ जाती है। मेरा ये कहना है कि जब सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदेश देश की जनता इस बात को जानती है और कहती है। पहली चीज तो अपराधी की कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उनके प्रति इस तरह का भाव डिबेट पर लाना कि साहब वो मुसलमान थे इसलिए मार दिए गए, ओवैसी कहते हैं कि मजहब पर हमला है। अगर गुंडों का भी मजहब होता है तब तो पूरा मजहब कलंकित कर दिया अतीक ने। मेरा यह मानना है कि गुंडा अपराधियों के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश उतनी ही शांति रहेगी और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चलेगा। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहले जो है निवेशक भागते थे, व्यापारी भागते थे,
जो फैक्ट्री लगाना चाहते थे भागते थे, आज अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं और निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अच्छा, जब ये पूरा कांड हुआ अशोक ओपी जी, एक ये जब पूरा कांड हुआ, ऊपर से आपके एक मंत्री का एक तर्क आता है और वो कहते हैं सभी को इस आसमानी फैसले को मान लेना चाहिए, ये कितना स्वीकार है? मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं नहीं जाना चाहता, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और इसका क्या अर्थ हुआ, आसमानी को मान लेना चाहिए, ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत मानना हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत बातें, इस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पब्लिक प्रोफाइल पर ऐसे सवाल, वो ऐसी बात करते हैं तो सर इस पर भी सवाल उठते हैं ना। इसलिए बिल्कुल उठेगा, कोई भी हो, हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, अगर आप पब्लिक फोरम पर आप कुछ इस तरह की बात करते हैं जो उचित नहीं है, तो उसको तो कोई नहीं मानेगा, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे आप पार्टी को। बिल्कुल, बहुत ईमानदारी से आपने जो अपनी बात गलत है वो रखी, गलत है, जो बहुत सही है वो ईमानदारी सही से है। स्वीकार किया। अक्सर लोग परहेज करते हैं इन सब बातों को स्वीकार करने। पूरे विपक्ष को कहिए कि ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, सिस्टम पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, ठीक के लिए घड़ियाली आंसू नहीं बस। ठीक है, अशोक जी स्वाति जी, मैं माननीय जो बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि जो आपकी वाणी में है उसका 10% भी आप अपनी सरकार में इम्प्लीमेंट करवा लो, आप बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार कर रही है, तभी तो 14 से है। अपराधी का जाति धर्म नहीं होता, लेकिन जब मामला एक भारी विजय दे रही है जनता के बीच में, जो हमारी पार्टी सरकार करती है, आपका प्रवचन झूठा साबित हो जाता है। जब मामला ब्रजेश सिंह का आता है, प्रवचन तो आपके नेता राम गोपाल ने दिया था, मामला दिलीप सिंह का आता है, मीडिया जो है मामला धर्मेंद्र सिंह का आता है, तब आपका ये प्रवचन कि राम गोपाल ने स्टेटमेंट क्यों दिया था, तब आपका ये प्रवचन लगता है कि मीडिया ने माफिया बना दिया, इतना बड़ा माफिया क्या मीडिया इम्प्लीमेंटेशन आपका है। अच्छा, सवाल ओपी जी पूछ रहे हैं कि अतीक को इतना बड़ा माफिया मीडिया ने बना दिया। ओपी जी, हाँ, ये राम इस गोपाल सवाल का का जवाब आपसे जानना चाह रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। अशोक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी क्या बताइए स्वाति जी, आप किससे सवाल पूछिए, मुझसे पूछिए हैं? जी ओपी जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अतीक को मीडिया ने माफिया बना दिया। राम गोपाल का बयान, राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। देखिए, मीडिया जो है, मीडिया हम तो आपको नहीं कर, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जनता में बन रहा है कि ये जो हत्या हुई है पुलिस संरक्षण में, इसको मीडिया के जस्टिफाई कर रहा है। देखिए, इस तरह की घटना जो बाबा साहब के संविधान की भी हत्या है, इस तरह की घटना लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा पिलर है और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है इस लोकतंत्र की रक्षा करे, क्योंकि ये सरकार से बिल्कुल लोकतंत्र कुचलने के लिए, ये सरकार बिल्कुल लोकतंत्र कुचलने के लिए अगर आमादा नहीं रहती तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था बची है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था बची है जो इस सरकार के दबाव में नहीं है, लेकिन देश की कोई भी ऐसी संस्था नहीं बची है जिसके ऊपर मोदी सरकार हावी ना हो गई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे जो कोई भी संस्था हो। सारा काम तमाम होने के बाद हमारा ये कहना है कि जो ये 3 लोग जिन्होंने हत्या की, अतीक अहमद और उनकी, वो भले ही अपराधी थे, लेकिन उसके बावजूद जो कस्टोडियल ये एक हत्या एक तरीके की हुई है, इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए कि इनको मरवाने में किसका हाथ है। वो सत्ता का मंत्री है या विपक्ष के लोग हैं या पाकिस्तान कनेक्शन है। कड़ाई के साथ योगी जी को अपनी छवि को बचाने के लिए कड़ाई से इसको साफ कर देना चाहिए और जल्द से जल्द फरार अपराधियों को कस्टडी में लेना चाहिए, उनको पकड़ के लाना चाहिए, जिससे कानून का राज बढ़िया ढंग से फिर से स्थापित हो। समय जी बिल्कुल, शिशिर जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि ये 3 लड़के जो थे, इनके पास विदेशी पिस्टल थी और इन्होंने जो जिस तरह की हरकत की है, मुझे लगता है उनके खिलाफ अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट जनता नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बड़ा स्वागत करते हैं कि प्रदर्शन में कोई पत्थरबाजी भी अगर करता है तो कुछ घंटे के अंदर उसका घर जबरदोश कर दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाज राजस्व का नुकसान करते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो कम से कम ठंडे पड़ गए। अगर 3 लोग विदेशी पिस्टल से जिस
तरीके से इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे थे, अगर उनके खिलाफ उनका घर नहीं खोदा जा रहा है तो सवाल उठेगा। आप आरोप लगा देंगे कि मुझे देखिए, इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चाहे उमेश पाल की जो हत्या का मामला था उसकी भी जांच होनी चाहिए। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है, और ये शूट आउट जो 3 लड़कों ने किया, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। धर्म जात के नाम पे वोट लेने की राजनीति जो भाजपा कर रही है उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, खड़ा होता रहेगा, और इससे भाजपा बच नहीं सकती। इसको धर्म जात के नाम पर राजनीति जीतने का षड्यंत्र ही मानेगी विपक्ष, और ये देश की जनता भी मानती है। जब तक आप जांच के आदेश नहीं देते, जांच में सच्चाई नहीं सामने आती है, तब तक आप आरोपित और अपने वक्तव्यों को रखने के लिए आप सभी का कुरुक्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।